परिचय करवा रहे हैं। ठीक है, सुनाई नहीं पड़ता है, आप सुनो। हाँ, उधर जा रहा है। वो बोले इधर में सुनाई पड़ना चाहिए, तो बढ़ा देंगे, हो जाएगा। थोड़ा बढ़ाइए। हम सभी ने पर्यावरण के ऊपर सुना है और आज यह दूसरा गोष्ठी है, आगे चल के हम लोग आयोजित करने वाले हैं। तो आज से आज हमारे बीच में अपने क्षेत्र के क्षेत्र प्रचारक माननीय श्री रामदत्त चक्रधर जी, आज उनका हम सभी को और एक मार्गदर्शन प्राप्त होने वाला है। विषय बड़ा गंभीर भी है और हम सभी लोगों के लिए बिल्कुल एकदम नया विषय है। हम अपने देश के बारे में जानते हैं कि देश गुजरा है, वर्षों हम परकीय शासन में रहे और उसके क्या दुष्परिणाम हुआ, उसके बाद भी भारत जो है खड़ा हो गया और महाशक्ति आज बनने की स्थिति में आज हम कह सकते हैं महाशक्ति आज बनने वाला है। गुलामी से महाशक्ति की ओर भारत, तो आज लोग इस विषय को पूरा सुनने वाले हैं। अपने माननीय क्षेत्र प्रचारक जी का परिचय कराया है, इसके पहले जो जानकारी है बीच में दी और ये 40 मिनट का ड्यूरेशन रहता है, थोड़ा 5-7 मिनट लेट से शुरू किया है, तो दोबारा हम लोग कनेक्ट रहेंगे। फेसबुक पर यह जो चालू रहेगा, तो एक तो ये है, दूसरा है कि 17 तारीख को महाविद्यालय विद्यार्थियों के लिए ज्ञान दर्शन का कार्यक्रम 4 बजे फिर हम जुड़ेंगे। ज्ञान दर्शन ये स्लाइड के माध्यम से हमारे देश का इतिहास, हमारे देश के जो तीर्थ स्थल है, हमारे देश के जो अन्य चीजें हैं, उनका एक स्लाइड के माध्यम से और हम लोग जो है उसका दर्शन करेंगे और अपना ज्ञान का वर्धन करेंगे। तो एक दो जानकारी है केवल कि हमारा ये 40 मिनट के बाद अपना विषय जारी रहेगा, तो हम उसको तुरंत कनेक्ट करेंगे। और दूसरा ये 17 तारीख को महाविद्यालय विद्यार्थियों के ज्ञान दर्शन का कार्यक्रम है, तो थोड़ा हम भी अपने आसपास के विद्यार्थियों को बताएंगे, तो हम लोगों को इसका एक अच्छा दर्शन होगा और हमारे ज्ञान की वृद्धि हो। तो विषय अपना प्रारंभ हो, इसलिए अपने माननीय क्षेत्र प्रचारक जी हैं, हम सभी उनसे मिलते भी रहते हैं, मिले भी एक मैं का परिचय कराता हूँ। आप माननीय श्री राम चक्रधर जी, मूलतः छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से हैं। 74 में आप संघ के स्वयंसेवक बने। 84 में 1984 में आपने MSc मैथमेटिक्स से गोल्ड मेडलिस्ट प्राप्त करने के बाद और आप संघ के प्रचारक निकले। छत्तीसगढ़ में ही नगर का, जिला का, इसके कई दायित्व का निर्वहन करते हुए 2000 में आप छत्तीसगढ़ प्रांत के सह प्रांत प्रचारक थे। 2004 में आप छत्तीसगढ़ के प्रांत प्रचारक बने। इसके जो तीनों काम मिला करके अपना क्षेत्र रहता है कि आप क्षेत्र प्रचारक 2012 में क्षेत्र प्रचारक, और इस नाते आपने जिम्मेवारी का निर्वहन किया। 2015 से अपना जो बिहार क्षेत्र है, उत्तर पूर्व क्षेत्र, इनके आप 2015 से अपने माननीय क्षेत्र प्रचारक भी हैं। तो अब मैं सीधे माननीय अपने क्षेत्र प्रचारक हमारा रामदत्त से आग्रह है कि आज का जो विषय है हम सभी के बीच में और रखने की कृपा करें। माननीय श्री प्राप्त करें। सभी स्वयंसेवक बंधुओं को सादर नमस्कार। बंधुओं, आज सारी दुनिया एक वैश्विक महामारी के दौर से गुजर रहा है। ऐसे समय में हम सब स्वयं को स्वस्थ रखें तथा दूसरों को भी स्वस्थ बनाए रखने में सहायक बने। इसके लिए
इस कोरोना नामक महामारी के संक्रमण से स्वयं को बचाना भी है और बंधुओं को भी संक्रमण से रक्षा करनी है। ऐसे हम सब लोग सरकार के जो गाइडलाइंस बने हुए हैं और आयुष मंत्रालय के द्वारा जो आयुर्वेदिक औषधियों के प्रयोग की बात कही जा रही है, उसका हम सब लोग बहुत दृढ़ता से पालन करें, इतना एक आग्रह आप सब लोगों को है। आज जो विषय हम सब लोगों के सम्मुख रखा गया है वो विषय बहुत महत्व का है। बंधु, हम सब जानते हैं कि अपना देश एक लंबे कालखंड तक परकीय सत्ता के अधीन रहा। ये बात भी सही है कि हमारे देश ने कभी गुलामी स्वीकार की नहीं। एक के बाद एक लगातार सतत संघर्ष चलता रहा और उस संघर्ष का परिणाम 1947 में देश को स्वाधीनता मिली, स्वतंत्रता मिली। कोई भी देश को आगे बढ़ना है तो जब तक स्वतंत्रता नहीं मिलेगी तब तक आगे प्रगति के रास्ते भी नहीं खुल सकते हैं। कहा गया है पराधीन सपने हो सुख नाही। पराधीनता है तो उसमें सपने में भी सुख नहीं है। इसलिए किसी भी देश को आगे बढ़ना है तो सबसे पहली आवश्यकता है उसको स्वतंत्र होना है। इसलिए अपने देश में कई प्रकार के प्रयत्न चले। उस प्रयत्न की एक लंबी मालिका है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने इसीलिए कहा कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसको लेकर के ही रहेंगे। परम पूज्य डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ शुरू किया तो उस समय जो प्रतिज्ञा होती थी उसमें प्रतिज्ञा में प्रत्येक स्वयं सेवक को देश की स्वतंत्रता के लिए प्रतिज्ञा लेनी पड़ती थी कि मैं अपने देश की स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का घटक बना हूं। मदन लाल धींगरा को जब फांसी पर चढ़ाया जा रहा था तो उन्होंने कहा कि हे मां, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, रक्त है, हड्डी है, मांस है, और इसको मैं तब तक देता रहूंगा जब तक भारत माता के मुक्ति का काल नहीं आ जाता, जब तक कि भारत माता बेड़ियों से मुक्त नहीं हो जाती। खुदीराम बोस को भी जब फांसी पर चढ़ाया जा रहा था सबसे कम आयु की, तो वो कह रहे थे कि मैं फिर से दोबारा भारत में जन्म लूंगा। लोगों ने पूछा कि कैसे पहचाने जाएंगे, आप वही हैं? तो खुदीराम बोस ने कहा था मेरे गले रस्सी किसान होंगे तो समझ जाना है कि खुदीराम बोस है। किसी भी देश को आगे बढ़ना है, विकास करना है, तो सबसे पहले ये गुलामी समाप्त होनी चाहिए। इसलिए अपने देश के महापुरुषों ने इस देश की गुलामी और उस कालखंड में जो दुरावस्था थी उससे उबरने के लिए पहले गुलामी समाप्त करने के लिए सब प्रकार से प्रयत्न किए। उस समय देश की क्या स्थिति थी? लोग कहते थे मुझे गधा कह लो किंतु हिंदू मत कहो। लोग इस देश के समाज को कहते थे हिंदू इसे डाइंग रेस, हिंदू तो मृत प्राय है, हिंदू कभी स्वाभिमान के साथ खड़ा नहीं हो सकता। लोग यहाँ तक कहते थे भारत तो सपेरों का देश है, यहाँ कोई वांग्मय नहीं, यहाँ के जितने भी वांग्मय हैं इसको एक अलमारी में बंद करके रखा जा सकता है। यहाँ के वेद आदि सब श्रेष्ठ जो ग्रंथ है वांग्मय उसको कहा जाता था ये गडरियों के द्वारा गाए गए गीत हैं। ऐसे अनेक प्रकार के अपने देश के बारे में लांछित करने वाले, अपमानित करने वाले शब्दों का प्रयोग विदेशियों के द्वारा या जो इस देश को गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं उनके द्वारा किया जाता था। ऐसे सब प्रकार की परिस्थिति में से अपना देश 1947 15 अगस्त को स्वतंत्र हुआ। बंधुओं, जब स्वतंत्र हुआ तो अपने देश के सेना अधिकारी इस देश के पंत प्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास गए कि भाई हमारा देश स्वतंत्र हो गया है, अब सैनिकों के लिए इस प्रकार की आवश्यकता है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का उत्तर था जब हम किसी दुनिया के अन्य देशों पर आक्रमण करने ही वाले नहीं हैं तो फिर हमको सेना की आवश्यकता क्या है। इसलिए जितने भी
आयुध निर्माण के कारखाने थे, उसमें बारूद आदि निर्माण का काम बंद करके वहां काफी पात्रों का निर्माण शुरू किया गया। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है कि छोटी मोटी समस्या होगी, कोई कठिनाई होगी तो हम पुलिस के द्वारा उसका समाधान कर लेंगे, सेना की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार की परिस्थिति में से देश आगे बढ़ा। सब जगह अपमान, तिरस्कार, इस प्रकार से ऐसे अपमानित शब्दों का प्रयोग भारत के बारे में उस समय प्रचलित था। इस परिस्थिति में से देश बढ़ा। बंधुओं, किसी भी देश को यदि विश्व शक्ति बनना है अथवा महाशक्ति बनना है, कुछ बातें आवश्यक हुआ करती है। एक तो पहली बात है कि उसका स्वतंत्र सैन्य संचालन की क्षमता उस देश के अंदर होनी चाहिए। दूसरी बात है, विश्व शक्ति बनना है तो एक बड़ा युद्ध स्वयं के बल पर उन्होंने जीतना चाहिए। तीसरी बात है, आर्थिक शक्ति के तौर पर मजबूती से खड़ा होना चाहिए। और चौथी बात है, तकनीकी दृष्टि से भी वह शक्तिशाली होना चाहिए, अनेक प्रकार के तकनीकी बातों का जानकार होना चाहिए। और मैं कहता हूं एक पांचवी बात भी है, यदि उस देश में युवा शक्ति है तो उस देश को महाशक्ति बनने से, चार बातें हैं और साथ में युवा शक्ति जुड़ गई तो उस देश को महाशक्ति बनने से कोई रोक नहीं सकता। आइए हम सब एक एक बिंदुओं का विचार करेंगे। स्वतंत्रता के पश्चात सैन्य शक्ति के बारे में भारत कैसा था और धीरे धीरे किस प्रकार की अवस्था को प्राप्त हुआ। बंधुओं, हम सब जानते हैं कि अपने देश में अपने सेना के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट भी उपलब्ध नहीं हुआ करता था। बुलेट प्रूफ जैकेट के लिए हमको दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था। आज भारत के स्थिति, भारत के बारे में कह सकते हैं कि भारत स्वयं बुलेट प्रूफ जैकेट का निर्माण करने वाला देश बन गया है। केवल अपने देश के लिए ही पर्याप्त नहीं करता तो दुनिया के देशों में भी निर्यात करने लायक उसकी स्थिति हो गई। बंधुओं, सैन्य शक्ति भारतवर्ष की चाहे धरती हो, जल हो, नभ में, सब प्रकार की तीनों दिशाओं में कितनी ताकत रही है, इसका उदाहरण हम सब लोग देख सकते हैं। उड़ी और पठानकोट में 2 जनवरी 2016 को एक आतंकवादी हमला हुआ था। उसमें कई अपने भारत के सैनिक घायल भी हो गए थे, कुछ शहीद भी हो गए थे, लेकिन भारत के सेना के जवान चुपचाप देखते नहीं रहे। 29 सितंबर 2016 को ऐसे सैनिकों के बदले के कार्यवाही के रूप में सर्जिकल स्ट्राइक हुआ और पाकिस्तान के क्षेत्र में जा करके जो उनके आतंकवादी कैंप है उनको ध्वस्त, अपने सेना के अपमान का बदला लिया जा सका। ऐसे ही 14 फरवरी को पुलवामा में एक आतंकवादी हमला हुआ जिसमें भारत के 40 जवान शहीद हो गए थे। सारे देश में एक प्रकार से बहुत आक्रोश का वातावरण था। देश चाहता था कि कोई न कोई शीघ्रातिशीघ्र कार्यवाही होनी चाहिए दुश्मन देश पर। भारत की सेना भी चुपचाप बैठी नहीं रही। 14 फरवरी की घटना हुई और 26 फरवरी 2019 को भारत की सैन्य शक्ति का एक बड़ा स्वरूप देखने को मिला, दुनिया को भी और भारत को भी। एक एयर स्ट्राइक का कार्यक्रम हुआ। बंधुओं, रात को ही 12 ऐसे मिराज जो हवाई जहाज है अलग अलग दिशाओं से जाकर पीओके के अंदर जो आतंकवादी जो कैंप थे वहां जाकर के एक ठीक लक्ष्य पर अपने सैनिकों ने बम वर्षा करके लगभग 300 से अधिक आतंकवादियों को धराशायी कर दिया। तो एक सैन्य शक्ति की दृष्टि से भारतवर्ष काफी हद तक 1947 की तुलना में आज सक्षम बना है, ऐसा हम कह सकते हैं।
दूसरी एक बात है, कोई भी बड़ा युद्ध अपने बल पर भारतवर्ष ने जीता है क्या? हम सब जानते हैं 1971 में पाकिस्तान ने फिर से हमला किया था भारतवर्ष पर। उस समय हमलावर देश तो पाकिस्तान था, लेकिन उसके पीछे परोक्ष रूप से अमेरिका की ताकत भी थी और चीन की ताकत भी थी। इस प्रकार से भारत के खिलाफ एक 3 देश लड़ रहे थे। अमेरिका के द्वारा प्राप्त सैनिक सहायता, जिसमें सैब्रे नामक जहाज है, पैटर्न टैंक है, अपने पनडुब्बी है, गाजी पनडुब्बी है, सरगोदा नामक एक शक्तिशाली वायु रक्षा प्रणाली है, 7th फ्लीट है, जिसके माध्यम से अणुओं को, आणविक अस्त्रों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है, उसको प्रक्षेपित किया जा सकता है। ऐसे कई प्रकार की सैन्य ताकतें अमेरिका के द्वारा जो पाकिस्तान को चीन के द्वारा जो उपलब्ध की थी, वो सब प्रयोग लाए गए थे। किंतु भारत के जाबाज सैनिकों ने पैटर्न टैंक को भी उड़ा दिया, गाजी पनडुब्बी को भी दिशा भ्रम करके उसे टुकड़े टुकड़े कर दिए, सरगादो नामक जो रक्षा प्रणाली है उसको भी तहस नहस कर दिया, और जो 7th फ्लीट नामक जो आणविक जहाज है उसको भी चेतावनी देकर के पीछे हटने के लिए बाध्य कर दिया। 14 दिन का युद्ध हुआ। दुनिया के युद्ध के इतिहास में देखेंगे तो इतनी बड़ी सफलता किसी भी युद्ध में इतने कम समय में प्राप्त नहीं हुई है जो भारत ने करके दिखाई। 14 दिन के युद्ध में बांग्लादेश को स्वतंत्र करा लिया, और इतना ही नहीं तो जनरल नियाजी जो पाक के सेना अध्यक्ष के, उनके साथ 95,000 पाकी सेनाओं का एक प्रकार से आत्मसमर्पण भी हुआ। इतनी बड़ी सेना का आत्मसमर्पण भी पहली बार हुआ युद्ध के इतिहास में। ऐसा एक गौरवशाली विजय 1971 में भारत ने अपने दम पर, जब दूसरे तरफ 3-3 देश एक साथ युद्ध में भाग लेते, भारत ने करके दिखाया। बंधुओं, 1998 पोखरण का परमाणु परीक्षण हुआ। भारत अपनी सैन्य ताकतों को किस किस प्रकार से आगे बढ़ा रहा है, हम सब देख रहे हैं। उसके 25 साल पहले पोखरण का परमाणु परीक्षण हुआ था, उसमें दुनिया के कई सारी देशों की तकनीकी लगी हुई थी, लेकिन उसके बाद दुनिया के देशों ने भारत को यूरेनियम कर दिया था। भारत को कोई भी दुनिया के यूरेनियम नहीं देगा, क्योंकि इसे भारत देश बन जाएगा। भारत हाथ पर हाथ धरे बैठा नहीं। यूरेनियम से तो क्या हम परमाणु संपन्न नहीं बनेंगे? भारत के वैज्ञानिकों ने अनुसंधान शुरू किया, और यूरेनियम का विकल्प क्या हो सकता है? तो अनुसंधान में से उन लोगों ने खोज करके निकाला कि समुद्र की जो रेत है उसमें थोरियम नामक तत्व होता है, और थोरियम से प्लूटोनियम बनाया जा सकता है। थोरियम से प्लूटोनियम बनाने की पद्धति भी दुनिया में कहीं नहीं थी, इसलिए अनुसंधानकर्ताओं ने समुद्र के रेत से थोरियम से प्लूटोनियम कैसे प्राप्त किया जा सकता है, और उस समय 1998 में 11 मई और 13 मई को जो पोखरण का परमाणु परीक्षण हुआ, उससे सारी दुनिया स्तब्ध रह गई। अंतरराष्ट्रीय जगत में रात को जो चर्चा हो रही थी, उसमें बड़े बड़े परमाणु शक्ति संपन्न देश चर्चा कर रहे थे, तो कह रहे थे आखिर जिद्दी भारत ने वह कर दिखाया जो आज तक किसी ने नहीं किया। भारत ने जब परमाणु अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया 1998 में, उसमें अमेरिका को बहुत ये हुआ था, जलन हुआ था, और अमेरिका ने 3 प्रतिबंध लगा दिए थे। पहली बात तो दुनिया के कोई भी देश भारत को विदेशी मुद्रा न दे। विदेशी मुद्रा के अभाव में भारत को पेट्रोल मिलेगा नहीं, पेट्रोल के बिना भारत तबाह हो जाएगा। दूसरा प्रतिबंध लगाया था कि भारत को कोई भी वैज्ञानिक उपकरण नहीं देगा ताकि वैज्ञानिक प्रगति भारत कर सके।
और तीसरा प्रतिबंध लगाया था कि कोई भी भारतीय वैज्ञानिकों को अमेरिका में आने नहीं दिया जाएगा, कोई वीजा नहीं दिया जाएगा। बंधुओं, प्रतिबंध दूसरा और तीसरा जिसमें ये कहा गया था कि कोई वैज्ञानिक जो तकनीक है, जो ज्ञान है, वो भारत को न दिया जाए। उस प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी वैज्ञानिकों की एक बैठक की, ने कहा ऐसी परिस्थिति में हमको क्या करना चाहिए। रूस ने क्रायोजेनिक इंजन का करार किया था, उन्होंने भी देने से मना कर दिया। हमको क्या करना चाहिए। भारत के वैज्ञानिकों ने प्रधानमंत्री अटल बिहारी से निवेदन किया और कहा आप अमेरिका के बिल क्लिंटन जो वहां के राष्ट्रपति, उनको एक चिट्ठी लिखिए कि ये जो प्रतिबंध 2 वर्ष के लिए लगाया है उस प्रतिबंध को आगे बढ़ाकर 20 वर्षों के लिए करें। प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी ने कहा अरे भाई, मैं इस प्रकार की समस्याओं से, चुनौतियों से लड़ने की बात कर रहा हूं और आप कह रहे हो कि प्रतिबंध जो 2 साल के लिए लगाया है उसको 20 साल के लिए आगे बढ़ाने की बात कहूं। तो वैज्ञानिकों ने कहा आपको कौन सा चीज चाहिए, क्या चीज बने आपको, हम बना करके दिखाएंगे। आपको यदि चंद्रमा पर भी जाना है तो हम आपको चंद्रमा पर भी भेज सकते हैं, यह हमारी वैज्ञानिक ताकत है। इस प्रकार का उत्तर पाकर अटल जी को लगा था कि इतना आत्मविश्वास अपने वैज्ञानिकों के अंदर है। बंधुओं, जो तीसरा प्रतिबंध उन्होंने लगा था कि कोई भी वैज्ञानिक भारत से अमेरिका में नहीं आना चाहिए। बड़ी बड़ी कंपनियों ने अमेरिका की सरकार पर इतना दबाव डाला कि भाई यदि भारतीय वैज्ञानिक अमेरिका में नहीं आएंगे तो जापान और फ्रांस में जाएंगे, इससे जापान और फ्रांस की तकनीकी क्षमता बढ़ेगी, अमेरिका तो बहुत पिछड़ जाएगा और हम भी अपने उत्पाद, अपनी कंपनियों की सामग्रियों को निर्माण करना है तो हम अमेरिका में कैसे कर सकेंगे। जब तक हमारे पास तकनीक विशेषज्ञ नहीं होंगे, वैज्ञानिक नहीं होंगे, तब तक हम कैसे कर सकेंगे। इसलिए हमको भी अपनी कंपनी शिफ्ट करना पड़ेगा, दूसरी जगह ले जाना पड़ेगा। ऐसे कंपनियों के दबाव के चलते उन कंपनियों ने कहा कि 70,000 वैज्ञानिक भारत के चाहिए, तब ये कंपनियां सब चल सकेंगी। ऐसे कंपनियों के दबाव के आगे अमेरिका को घुटने टेकने पड़े और ये प्रतिबंध जो 2 साल के लगाया था वो प्रतिबंध शीघ्र हटाने बाध्य होगा। ये भारत का सामर्थ्य है, ये भारत की शक्ति है। बंधुओं, तीसरी बात है जो आर्थिक शक्ति की बात है। आर्थिक शक्ति, भारत जब 1998 में परमाणु परीक्षण किया था तो अमेरिका ने आर्थिक दृष्टि से भी प्रतिबंध लगा दिया था कि दुनिया के कोई भी देश विदेशी मुद्रा न दें। उस समय भारत में पेट्रोल को खरीदने के लिए भी भारत की स्थिति ऐसी नहीं थी कि $1 अरब भी हम जुटा सके, हमारे पास हो, ऐसी स्थिति थी। 1991 में देश की आर्थिक स्थिति क्या थी। इस समय चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे। 23 टन सोना गिरवी रखना पड़ा था इस देश के कर्मचारियों के वेतन आदि का भुगतान करने के लिए। सब प्रकार से बहुत परिस्थिति दयनीय थी। बाद में धीरे धीरे ठीक हुई, किंतु उतनी भी अच्छी नहीं हुई थी। 1998 में अमेरिका ने जब आर्थिक प्रतिबंध लगाया तो $1 अरब भी नहीं था। भारत की उस समय की सरकार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक रिसर्जेंट ब्रांड करके एक योजना लागू की, जिसमें प्रवासी भारतीय है उनको आग्रह किया गया, उनको आह्वान किया गया कि आप हमारे भारत को सहायता करिए। ऐसे प्रवासी भारतीय ने 1 महीने के अंदर ही $4